नमस्कार दोस्तों, YouTube वीडियो में आप सबका स्वागत। कल हमने अध्ययन किया था सुटुतु संधि। सुटुतु संधि के कुछ उदाहरण आपको हल करने के लिए दिए थे। आज हम पहले उन 5 उदाहरणों को हल करते हैं। बच्चों, पहला उदाहरण था चक्रीय दोग से। यहां आपके त वर्ग का 5वां वर्ण न है, इसीलिए इस न को ट वर्ग का 5वां वर्ण कर देंगे और इसको हम च को च लिखा, क्री को क्री और इस न को ण कर देते हैं। बाकी जो पीछे शब्द है उसको हम यथावत वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अगला जो समस्त पद दिया था ड है, ये ट वर्ग का 3रा वर्ण है। इसको हम त वर्ग का 3रा वर्ण कर देंगे। तो त वर्ग का 3रा वर्ण क्या होगा? त थ द। बच्चों, तो इस ड के स्थान पर हम द कर देते हैं। बाद में हमारा जो शेष बचा उसको हम यथावत पीछे लिख देंगे। तो ये हो गया दिन। इसी प्रकार ध्यान दे कि यह स है, स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि स और ट वर्ग अगर आते हैं तो वो यथावत वैसे ही रहेंगे। हमको दंत्य स और त वर्ग में परिवर्तन करना है, इसलिए प का प लिखा, स का स लिखा, त है त है, तो इस त का हम त कर देंगे। त का त कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पेष्टा। क्या बन जाएगा? पेष्टा। इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है, यहां पर हमारा व्यंजन त है, तो इस त का हम 3रा वर्ण कर देंगे, क्योंकि त तो जो बाद में दे रखा है वो स और ट वर्ग में से है, तो इसलिए वो ये वर्ण परिवर्तित नहीं होगा, केवल त को ही परिवर्तित करेंगे। तो त का त लिखा और इस त का हम 3रा वर्ण त का जो प्रथम वर्ण है तो हम ट वर्ग का भी प्रथम वर्ण ही कर देंगे। तो ट लिख दिया। बाकी जो हमारा शब्द जैसा है वैसा ही हमको लिखना है, तट्टिका। इसी प्रकार बच्चों, स है, दंत्य से को मूर्धन्य से में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है राम है, और इस से को मूर्धन्य से में कर देंगे तो क्या हो गया? से। बाकी यथावत वैसे के वैसे ही लिख देते हैं।
बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे जसत्व संधि। जसत्व संधि में जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसो अंतः। यहाँ पर झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होता है तथा उसमें वर्ण जो आपके स, स है होते हैं। अगर आपके पूर्व पद में झल प्रत्याहार हो और उत्तर पद में वर्ग का तीसरा वह चौथा वर्ण हो, उत्तर पद में वर्ग का तीसरा वह चौथा वर्ण हो और स्वर अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, है हो, तो उनके स्थान पर पूर्व पद के वर्णों का मतलब झल प्रत्याहार का जस हो जाएगा। जस आपके प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। जस बच्चों, अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसो अंतः। यहाँ पर झल प्रत्याहार है, जस प्रत्याहार है, तो झल प्रत्याहार का जस प्रत्याहार हो जाएगा। झल के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और उसमें वर्ण जो आपके उसमें वर्ण में है स और है। पूर्व पद में झल प्रत्याहार हो, झल प्रत्याहार का तात्पर्य पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो और उसमें वर्ण। आपके उत्तर पद में वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण हो। उत्तर पद में वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण होता है तो उसका जस प्रत्याहार हो जाता है। जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है जो है ज, ब, ग, ड़, दस। यह जस प्रत्याहार है। जैसे कि आपके पूर्व पद में क, ख, ग, घ में से कोई सा भी वर्ण आ जाता है तो उसका तीसरा वर्ण ग होगा। च, छ, ज, झ इनमें से कोई वर्ण आ जाता है पूर्व पद में तो उसका ज होगा। ट वर्ण ट, ठ, ड, ढ में से अगर कोई सा भी वर्ण पूर्व पद में आता है तो उसका ण होगा। त, थ, द, ध इसमें से
पूर्व पद में कोई वर्ण आता है तो उसका द हो जाएगा। इसी प्रकार प, फ, ब, भ में से कोई वर्ण आता है तो उसका तीसरा वर्ण ब हो जाएगा। बच्चों, ध्यान देने की बात है, अगर आपके पूर्व पद में स हो, मूर्धन्य स, पूर्व पद में मूर्धन्य स है तो उसका ट वर्ग का तीसरा वर्ण ण हो जाता है। ट वर्ग का तीसरा वर्ण ण हो जाता है। बच्चों, पुनः मैं आपको ध्यान दिला दूं, पूर्व वर्ण में झल प्रत्याहार हो, उत्तर पद में तीसरा चौथा वर्ण हो, स्वर हो और अंतस्थ वर्ण हो तो उसके स्थान पर पूर्व पद के वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। बच्चों, अब मैं जसत्व संधि को आपके लिए और भी सरल करने जा रहा हूं। ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको जसत्व संधि अच्छी तरह से समझ में आ सके। बच्चों, ये अपने याद में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक इसका सूक्ष्म रूप बता रहा हूं, उसको ध्यान दे। अगर पूर्व पद में पहला व चौथा वर्ण हो, पहला व चौथा वर्ण हो, क्योंकि चौथा वर्ण मैंने इसलिए लिया है कि जसत्व संधि दो प्रकार से होती है, पदांत जसत्व है, अपदांत जसत्व है। तो जहां चौथा वर्ण आता है वहां अपदांत जसत्व संधि होती है। बाद में तीसरा चौथा वर्ण हो, स्वर हो और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, अह होता है तो आपके पहले व चौथे वर्ण का, पहले व चौथे वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण हो जाता है किसका? पहले वर्ण का, पहले व तीसरे वर्ण का, पहले व चौथे वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं 1 का 3 पहले वर्ण का तीसरा वर्ण होता है। बच्चों, पहला व चौथे वर्ण का, पहले व चौथे वर्ण का तीसरा वर्ण, पहले व चौथे वर्ण का तीसरा वर्ण होना ही जसत्व संधि है। आपके अगर पूर्व पद में पहला वर्ण है और चौथा वर्ण है तो उसके स्थान पर हमको तीसरा वर्ण कर देना है, बाकी स्वर आएगा और तीसरा चौथा वर्ण आएगा। अब बच्चों, हम उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को समझते हैं। जैसे वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। अब यहां बच्चों क्या है? क है, क वर्ण का पहला वर्ण है क। अब इसका हम तीसरा वर्ण के स्थान पर क का तीसरा वर्ण कर देंगे। हमारी संधि वर्णों पे होती है, इसलिए मात्र हमको एक वर्ण ही चेंज करना है, बाकी यथावत वैसा ही लिखते हैं। अब वा का वा, इस के का तीसरा वर्ण
ग हो जाएगा, लेकिन पीछे हमारा स्वर है, इसलिए इस ग में ई लग जाएगा और बाकी पीछे का हम वैसे ही लिख देते हैं। तो हमारा ये क्या बन गया? वागीश। अगर स्वर आपके नहीं आए तो इसी प्रकार एक उदाहरण है, वाक प्लस दानम। यहां पीछे शर्त में आपका तीसरा वर्ण है, पूर्व में पहला वर्ण है, तो इसका तात्पर्य ये जसत्व संधि है। तो हम इस क को क का तीसरा वर्ण ग कर देंगे, तो क्या बन गया? वा, और इसका तीसरा वर्ण ग। अब पीछे व्यंजन होने के कारण हम ग को आधा ही लिखेंगे, बाकी वैसा का वैसा ही कर देंगे। अगला उदाहरण देखिए, चित प्लस आनंद। चित प्लस आनंद, यह आपके तय वर्ण है, यह आपके तय वर्ण है जो आपका पहला वर्ण है। इस पहले वर्ण का हमको तीसरा वर्ण करना है, तो तय का तीसरा वर्ण द होगा। तय का तीसरा वर्ण द होगा, तो ची का ची लिखा, इस तीसरे वर्ण का द कर दिया। बाद में हमारे आ स्वर है, तो इस दे में आ को जोड़ देंगे, जो अपना बचा उसको पीछे वैसा के वैसा ही लिख देंगे, चिंता नन। इस प्रकार हो जाता है, जैसे कि 60 प्लस दर्शन। 60 प्लस दर्शन। अब यहां स का स लिखा, अब ट आपके पहला वर्ण है, तो इस पहले वर्ण का तीसरा वर्ण ड हो जाएगा, तो इसके स्थान पर हम ड लिखेंगे, क्योंकि ट हमारा आधा है तो ड भी आधा ही लिखेंगे। बाकी पीछे व्यंजन है, इसलिए हम व्यंजन को यथावत लिख देंगे। अब बच्चों हम अगले नियम की ओर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि पूर्व वर्ण में स आ जाता है तो उसका भी ड़ होता है, जैसे कि सस प्लस आनंद। अब यहां जो स है, इसका तीसरा वर्ण ड़ होगा, यह आपको ध्यान देना है। या टे भी हो सकता है, सट प्लस आनंद भी हो सकता है, और सस प्लस आनंद भी हो सकता है। तो से का स लिखा, और इस से का जो मैंने आपको बताया था, इसका ड हो गया। पीछे स्वर है, इसलिए आ की मात्रा लगा दी। अब ये आनंद है। बच्चों अब हम अगला उदाहरण यह रह में से लेंगे जो द्वितीय पद पर हो, जैसे कि अच प्लस वर्ण। अच प्लस वर्ण, यहां च आपका पहला वर्ण है, च आपका पहला वर्ण है, इसका तीसरा वर्ण ज होगा, इसका तीसरा वर्ण ज होगा, तो हम इस च के स्थान पर ज कर देंगे।
ज हमारा आधा है, इसलिए जे, च हमारा आधा है, इसलिए जे भी हम आधा ही लिखेंगे। बाद में जैसा हमारा वर्ण है वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे। बच्चों, इसी प्रकार एक उदाहरण और हम देखते हैं। तत् प्लस यथा, तत् प्लस यथा। अब तय का तय लिखा, इस तय का तीसरा वर्ण द हो जाएगा। तय का तीसरा वर्ण आपके क्या हो रहा है? द हो रहा है। तो इसका द लिख दिया। बाद में आपके यह है तो ये को ऐसे कैसे ही लिख दिया और पुनः ऐसे। अगर हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो हमारा तय द और ये मिलके क्या हो गया? द। तो यह हमारा शब्द बन जाता है। इसी प्रकार अगला वर्ण जो मैंने आपसे चौथे वर्ण के लिए कहा था उसका भी उदाहरण आप देखिए। जैसे ल प्लस ध, यहां पर भ आपके चौथा वर्ण है, भ आपके चौथा वर्ण है। तो हम इस भ का भी तीसरा वर्ण कर देंगे। भ का तीसरा वर्ण क्या होगा? ब। तो इस भ का तीसरा वर्ण हमने ब कर दिया। अब ध को हम यथावत वैसा के वैसा ही लिख देते हैं। तो क्या हो गया? लब्ध। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा अगर पूर्व पद में चौथा वर्ण आता है तो हम चौथे वर्ण को भी वैसे ही बना सकते हैं। एक उदाहरण और मैं आपको चौथा वर्ण का बता दूं। जैसे दुघ प्लस ध। तो यहां पर घ आपके है, इस घ का तीसरा वर्ण क्या होगा? घ का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। तो दो का दो, घ का तीसरा वर्ण ग और ध हम यथावत लिख देते हैं। हमारा शब्द बन गया दुग्ध। तो इस प्रकार हम जसत्व संधि को समझ सकते हैं।